राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद भारत का अपेक्ष यानी शीर्ष पद है। राष्ट्रपति को ढेर सारी शक्तियां प्राप्त हैं जिसका उपयोग वह समय समय पर करता है। साथ ही अनेक कार्य भी राष्ट्रपति के पद के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों का सवाल है, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका की शक्तियां उनके हाथों में निहित होती हैं। जहाँ तक उनकी प्रशासनिक शक्तियों का सवाल है, राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, अतः संघीय कार्यपालिका के सारे कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। कुछ रिक्रूटमेंट राइट्स भी उनके पास हैं। वो अपॉइंटमेंट्स करता है, नियुक्तियां करता है विभिन्न पदाधिकारियों की। किन किन की करता है देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, संघ के अन्य मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, जल विवाद आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं राजभाषा आयोग आदि की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करे जिनसे ऐसा करना आवश्यक समझे। राष्ट्रपति को मंत्री, महान्यायवादी, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के प्रतिकूल टिप्पणी पर संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या संसद सदस्य की अनुशंसा पर उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा निर्वाचन आयुक्त आदि को पदमुक्त करने का भी अधिकार है। अब हम बात करते हैं सैन्य शक्ति की। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है तथा तीनों सेनाओं वायु सेना, जल सेना, थल सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, परंतु राष्ट्रपति के अधिकार विधायी नियंत्रण से बाहर नहीं होते। जहाँ तक उनकी पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति का सवाल है, विदेशों से संधियाँ किया जाना, विदेश नीति का निर्धारण, विदेश नीति का संचालन, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति। विधायी शक्तियों की बात है। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जिनका प्रयोग अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रियों की सलाह पर ही करता है, जैसे कि संसद का सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना, विघटन करना। इसके तहत राष्ट्रपति को संसद के सदनों को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। गतिरोध हो जाने पर उसे अनुच्छेद 85 एवं 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी आहूत करने की शक्ति है। जहाँ तक आरंभिक अभिभाषण का सवाल है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के अनुसार लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। सदनों में सदस्यों को नामित करने का अधिकार भी उसको है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(1) के तहत राज्यसभा में 12 एवं अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। रिपोर्ट्स की बात है। बजट सीएजी का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश तथा विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित दस्तावेज संसद के समक्ष रखवाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। विधेयकों के लिए कुछ पूर्व मंजूरी जो है वो जरूरी होती है। संविधान में ये अपेक्षा की गई है कि कुछ विषयों पर कानून का निर्माण करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, जैसे अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों के निर्माण का वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधान की सिफारिश करने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। 117(1) के अनुसार धन विधेयक सदन के पटल पर रखने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। अनुच्छेद 304 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित करने वाले विधेयक को सदन के पटल पर रखने के पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। इसके अलावा कोई भी जो बिल है वो लीगल तब बनता है
विधि सम्मत तब बनता है जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, और वो वीटो भी कई प्रकार के वीटो हैं उसके पास। वीटो वैसे 3 प्रकार के बेसिकली हैं, जैसे कि आत्यंतिक वीटो, जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि किसी सरकारी विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पूर्व ही सरकार किसी कारणवश भंग हो गई तथा नई सरकार ने उसे रद्द करने की सिफारिश कर दी हो, तो राष्ट्रपति अगर उस विधेयक को पारित करना आवश्यक समझे तो उस पर विरोध कर सकता है। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति इसका प्रयोग संसद द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, केवल देरी कर सकता है। जेबी वीटो, जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को न तो पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है और न ही अनुमति देता है और नई अनुमति देने से इनकार करता है, तो इस स्थिति में विधेयक राष्ट्रपति के जेब में पड़ा रहता है, उसे जेबी वीटो कहते हैं। इस वीटो का प्रयोग किया भी गया है 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 पर हुआ, जब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर अनुमति नहीं दी थी और नहीं इनकार किया था। इसके अलावा उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी है। अध्यादेश जारी तब किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो एवं किसी विधान की तुरंत आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति इस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेशों का वही प्रभाव होता है जो किसी संसदीय अधिनियम का होता है, परंतु संसद का सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः निरस्त मान लिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को समाधान के अधिकार भी हैं। भारतीय संविधान भी विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार प्रदान करता है। जिन्हें न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए विधिवत दंडित किया गया हो, उन सभी मामलों में जिनमें कोर्ट मार्शल द्वारा दंड दिया गया हो, उन सभी मामलों में दंड दिया गया हो। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ थी। अब राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं, जो भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। एक तो नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, परंतु ऐसी उद्घोषणा अनुच्छेद 352(3) के अनुसार राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से लिखित रूप में अनुमति करे। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने के लिए आवश्यक नहीं है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रव ही हो गया हो, बल्कि ऐसी आशंका पर भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 352 का प्रयोग न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। 352 की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके समर्थन में संकल्प प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता है, तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। संसद द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 6 महीने तक वैध रहती है। इस उद्घोषणा के अधीन संघ को साधारण कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं। प्रांतों की सरकारें संघ सरकार के निर्देशन चलती हैं। राष्ट्रीय आपात के प्रवर्तन अवधि में अनुच्छेद 353 के तहत संघीय कार्यपालिका प्रांतों को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है, जबकि साधारण परिस्थिति में वह ऐसा सिर्फ अनुच्छेद 256 एवं 257 में भी निर्दिष्ट विषय में ही कर सकती है। राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 83(2) के तहत साधारण परिस्थितियों में 6 महीने के लिए ऐसा किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संपूर्ण देश या किसी हिस्सों में भी किया जा सकता है। अभी तक 3 बार ही लगाया गया है, 362 में, 371 में और 375 में। किसी भी प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जिसकी उद्घोषणा प्रवर्तन काल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में एवं विधायिका की शक्ति संसद के हाथों में होती है, जबकि प्रांतीय न्यायपालिका पूर्व की भांति कार्य करती रहती है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण घोषित राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्षों की होती है, परंतु 6 महीने पर संसद द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव पारित करना जरूरी है। तीसरी जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है वो वित्तीय शक्ति है। जब देश की वित्तीय साख पर खतरा उत्पन्न हो तो 360 के तहत इस घोषणा करके सारी वित्तीय शक्तियों को अपने हाथ में राष्ट्रपति ले सकता है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की भी बात हम कर लेते हैं। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत आम चुनावों के पश्चात राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के अधिवेशन में एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति अभिभाषण करता है। इसमें सामान्यतया सरकार की नीतियों का वर्णन होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नियम 1718 आदि के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में व्यापक चर्चा होती है, परंतु इस चर्चा में राष्ट्रपति की प्रत्यक्ष आलोचना नहीं की जाती। नियम 20 के तहत अभिभाषण की चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर दिया जाता है। प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है।
नियम 247 के तहत धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को देता है। संसद में गणपूर्ति अनुच्छेद 100 के अंतर्गत सदन की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी व्यक्ति सहित कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होती है। तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति की सामान्यकालीन एवं संकटकालीन दोनों प्रकार की शक्तियों को हमने देखा। धन्यवाद।